नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। होली का खुमार अब धीरे धीरे आप लोगों का भी उतर गया होगा। आज तो दूसरा दिन है और बीच सप्ताह में अगर होली पड़ जाए, जी हाँ, अब ये सब बात दीगर है और कहने की है। इसको पलटने के लिए एक पूरी सांस्कृतिक क्रांति चाहिए कि सप्ताहांत हमारा रविवार ना हो, कुछ और हो। वो सब अब वो लड़ाई लड़ी जा रही है अलग अलग स्तरों पर, और उसका परिणाम क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, भविष्य में। लेकिन फिलहाल सप्ताहांत तो उसी को मानना होगा। तो ये जो सप्ताहांत के बीच में पर्व त्योहार पड़ते हैं ना, ये सचमुच, एक तो आधी खुमारी में आपको पहुंचना है दफ्तर, या फिर अपने काम में लगना है। अगर आप कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो फिर कंटेंट में लग जाइए, क्योंकि आपके दर्शक एक वक्त पर आपका इंतजार करते हैं, तो आपकी ड्यूटी उनके प्रति है। लेकिन आज का मसला जो है वो ऐसा भी कहने का हो सकता है कि देखो देखो, मैं न कहता था। हालांकि हमारा परिवार अभी छोटा है, लेकिन हम लोग भी एक दिन फैलेंगे, बड़े होंगे। छोटा है लेकिन वो मजबूत परिवार है। हमारे एवरेज जो व्यूअरशिप है या बाकी जितने भी पैराडाइम होते हैं, और धीरे धीरे हम बढ़ भी रहे हैं। बीच में थोड़ा बहुत शिकायत वगैरह भी हुई होगी, वो भी झेलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम में, लेकिन आप सभी का स्नेह बना हुआ है, प्रेम बना हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपकी होली सुखद रही हो, रंगों से भरी रही हो, यही शुभकामना है। अब चलिए जरा बिहार पर चलते हैं। बिहार में सवाल ये पूछा जा रहा है कि नीतीश के बाद कौन। मेरे ख्याल से ये सवाल ही गलत है। और वो जो मैंने कहा था कि मैंने कहा था ना वाला मोमेंट, तो आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले जब बिहार वाणी चल रही थी, और मैं और आनंद जी, एंडी ब्रो, लगातार उस पर बातचीत करते थे, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई, बिहार में असली खेल रिजल्ट आने के 3 महीने बाद होगा। अब ये लोग जो भी कह रहे हैं कि भाई 10,000 में वोट खरीदा गया, वो दरअसल जनादेश का अपमान करते हैं। अगर ये जनादेश वोट देकर खरीदा गया है, तब तो भाई तमिलनाडु और बाकी जगहों पर हमेशा यही होता है। एक जगह बहुत बढ़िया, और एक जगह सामाजिक न्याय, और एक जगह रेवड़ी, एक जगह भीख, ये तो गलत बात है। अगर रेवड़ी भीख एक जगह, तो सभी जगह वही। और अगर सामाजिक न्याय एक जगह, तो सभी जगह वही। बहरहाल, नीतीश कुमार का जाना महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से वो जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। कि आप देखिए, इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर है। अच्छा, राजद की सीटें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। और कांग्रेस का जो हाल है वो है। इसके बावजूद सत्ता का हस्तांतरण कितने आराम से हो रहा है। इसको कुछ लोग पॉलिटिकल धोखा, लोकतंत्र से धोखा वगैरह वगैरह कर रहे हैं कि नीतीश जी के नाम पर लड़ा गया। भाई, नीतीश जी के नाम पर लड़ा गया, और नीतीश जी ही कह रहे हैं कि नई सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, हम थोड़ा राज्यसभा घूमना चाह रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश जी बीमार हैं, तो या तो बीमार हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है, फिर राज्यसभा के लायक भी नहीं है। और अगर स्वस्थ हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री के भी लायक हैं, राज्यसभा के भी लायक हैं, आगे जहां जाएंगे वहां के भी लायक हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ये स्विफ्ट तरीका है, और लोग अभी होली की खुमारी से उबरे भी नहीं थे, कि अचानक का ये जो झटका है, वो झटका बिहार की राजनीति को अलग खड़ा कर देता है। अब लोग 4 दिनों तक इसका कयास लगाएंगे कि मुख्यमंत्री फलाने का होगा, चिल्लाने का होगा, तब तक
पता चला कि अचानक एक लाइन की विज्ञप्ति आएगी कि फलानी पार्टी के अध्यक्ष फलाने जी को नेता के लिए चुन लिया गया है, या फलाने वार्ड संचालक, या जो भी। फिलहाल की जो स्थितियां दिख रही हैं उसके मुताबिक भाजपा का पलड़ा भारी है। नीतीश जी ने अपने 2-3 लक्ष्य पूरे किए हैं, जो हम लोग हमेशा बोल रहे थे कि भाई उनको एक आदरपूर्ण एग्जिट का रास्ता चाहिए था, और उनके समर्थकों को भी, उनके जो डाई हार्ड समर्थक हैं पार्टी में, जो शुरू से हैं उनके साथ, ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं लेकिन हैं एक आध। उसके बाद भाजपा नौकरशाही से सांस लेना चाहती थी, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर नौकरशाही हावी है। भाई मोदी जहां जहां रहे हैं नौकरशाही पर आश्रित रहे हैं, उन्होंने नेताओं को प्रश्रय नहीं दिया है, इसलिए कि उनकी राजनीति के आड़े कोई दूसरा ना आ सके, तो उन्होंने नौकरशाही को प्रबल बनाया। यही काम उन्होंने केंद्र में किया। उत्तर प्रदेश में यही हाल है, योगी जीवा के राज में नौकरशाही हावी है। तो अब भाजपा के नेताओं को कि भाई एक तो यहाँ पर 20 साल से सत्ता में हैं, गाली भी खा रहे हैं, ऊपर से कुछ नेताओं वाला जलवा भी नहीं चल रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया पिछले चुनाव के समय ही से खोजी जा रही थी, की जा रही थी, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि चुनाव के बाद 2-3 महीने, नतीजे आने के बाद, सरकार बन जाने के बाद, देखिए पहला सत्र निकाल दिया इन्होंने बड़ी खामोशी से, सब कुछ हो गया बिना किसी हंगामा वगैरह के। और अचानक होली के दूसरे दिन, जबकि सारे लोग इधर उधर उठ रहे होंगे, कुछ उठ के चले गए होंगे ऑफिस, और तब अचानक नीतीश कुमार एक्स पर जाकर कुछ लिखते हैं 8-10 लाइन, और उससे बिहार की पूरी जो राजनीति है उसके मायने ही बदल जाते हैं। नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक एग्जिट मिल गया है, उनकी पार्टी में टूट फूट होने से बच गया है, और अब वो जिसे चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर उनको एक अच्छी राजनीतिक विरासत सौंप कर जा सकते हैं। अगर वो चाहेंगे तो अपनी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पूरी तरह अपनी पार्टी का नियंत्रण फिर से अपने हाथ में ले लेंगे। अब गेंद पूरी तरह से नीतीश कुमार और अमित शाह के पाले में। बिहार के मसले पर फिलहाल इतना ही। और बिहार में जहां तक ये बात है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो ऐसा कोई नाम जो अभी तमाम गुट, जितने भी गुट एक्टिव हो गए हैं, जितने भी गुट खुद को मुख्यमंत्री या मंत्री देखने वाले हैं या दिखवाने वाले हैं, वो तमाम लोग कम से कम शांत रहें। इसलिए एक ऐसा नाम आएगा जो सबके लिए चौंकाने वाला होगा, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा। इसलिए वो नाम शायद ही किसी को सूझे, क्योंकि भाजपा ऐसे नेताओं को तो बियाबान से निकाल कर भी लाने में रही है। अब अगर मैं एक बहुत दूर की कौड़ी लेते हुए कहूं तो आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा दिलवाया गया है। क्यों दिलवाया गया है भगवान जाने। क्या किसी राज्यपाल को फिर से किसी ने मुख्यमंत्री बनाया है? गूगल का जमाना है, बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अचानक ही 6-7 राज्यों में राज्यपाल बदले जाने का मतलब, ये सारी घटनाएं जो हमें दिखती हैं, जैसे अभी ईरान के मसले पर हो रहा है कि भाई भारत सरकार उसको समर्थन नहीं दे रही है, फलाने नहीं, चिल्लाने नहीं, तो पहले निकला कि भाई वो हमारा दोस्त रहा है,
फिर लोगों ने निकाल दिया। आज तो तकनीक का जमाना है कि भैया 65 में ये किया, 71 में। तो नहीं जी, उस समय तो हमारे दूसरे वाला ईरान था, रजा शाह पहलवी वाला। उसको भी कहते हैं कि वो रेवोल्यूशन ही था, लेकिन अभी ये कहते हैं वो दूसरे वाले को कि नहीं, वो वाला गड़बड़ वाला मामला था, ये जो था ये इस्लामिक रेवोल्यूशन था। तो ठीक है, चलो। उस समय फिर जब लोगों ने खुमैनी के, खामनेई के कश्मीर पर विचार, कश्मीर में की गई सभाओं वगैरह की रिकॉर्डिंग चला दी, ट्वीट दिखा दिए, तब भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हम लोगों को सस्ती दरों पर एनर्जी देता रहा। ये कौन सी बीमारी है सेकुलरिज्म की हमारे लोगों को? ये सचमुच, मैं जब इसको मनोरोग कहता हूं तो सचमुच ये मनोरोग है। वरना किसी को आप अपनी विरासत से, अपने अतीत से इतना भागते कहीं नहीं देखेंगे। आप पाकिस्तान में देखिए, उनका इतिहास 600 ईस्वी से शुरू होता है, और पता नहीं क्या इतिहास के नाम पर अंड बंड पढ़ाते हैं कि 619 में बिन कासिम आया तो क्या उसने जीत लिया, तो हिंदुस्तान पार्ट था। मतलब अजीब अजीब मनोहर कहानियां, सारे युद्ध में वो जीते हैं। और अभी बलूचिस्तान वाले जो हैं, प्राइवेट आर्मी वाले, वो इनके लोगों को बंदी बना के और फोटो रिलीज कर दे रहे हैं। ईरान की चिंता भी करने वाले जो लोग हैं, कई लोग उनसे तुलनात्मक मांगते हैं कि फलानी जगह मरे तो तुमने क्या निकाला नहीं। मैं वो सब कुछ नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि दो रास्ते हैं। एक तो जिन लोगों को ईरान के लिए दूध उतरा है छातियों में, वो चले जाएं ईरान। भाई भारत सरकार क्यों रोकेगी? चले जाओ। तुम लोगों में इतना बढ़िया चंदा का सिस्टम है, चंदा करो और चले जाओ। वहां जाकर इस्लाम के नाम पर शहीद हो, तब कुछ समझ में आएगी बात, तब कुछ मजा आएगा। अब ऐसे तो भाई पता नहीं। दूसरी बात, दूसरा जो उपाय है, वो उपाय ये है कि आप ईरान के साथ युद्ध हो ऐसा मान लें, और ये जो आप सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि हम मानवता के लिए आंसू बहा रहे हैं और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, ये बड़ा, यार आप लोगों का ये भी पुराना दांव है। आप उसी अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं जिसके साथ सऊदी अरब से ज्यादा मजबूती से कोई नहीं खड़ा नजर आता है। उसी अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जो अफगानिस्तान में गुड तालिबान बैड तालिबान को चुनता है। और आपके अलावा ये बीमारी किसी भी देश के, दूसरे देश के, ये भारतीय उपमहाद्वीप की लज्जित हिंदू मानसिकता है कि आप सबसे बड़े मुसलमान होने के, मोहम्मदन होने के प्रमाण खोजते रहते हैं कि या हुसैन हम ना हो। अरे यार चिल करो। वो लोग खुद उतने दुखी नहीं है। ईरान वालों को भी पता था कि एक तानाशाह शासन है, इसमें विद्रोह होगा, इसमें किसी रोज शासन पलटा जाएगा, उनको भी पता था। उसी तरह अफगानिस्तान वालों को भी पता है कि तालिबान आएगा तो क्या होगा। फिर भी लोगों ने पता नहीं कैसे फिर से वो आ गया। 10 साल करीब तथाकथित लोकतंत्र के बावजूद आ गया। और आया तो क्या, सबसे पहले वही, लड़कियों के लिए कोई पढ़ाई नहीं, लड़कियों को बिल्कुल पर्दे में रखो, 9 साल की लड़की से शादी हो सकती है, मतलब हॉरिफिक। लेकिन उस तालिबान पर तमाम फेमिनिस्ट वगैरह सब कुछ, क्योंकि ऐसा सेलेक्टिव रीडिंग है ना,
ऐसा सेलेक्टिव आउटरेज है जो इस ब्रा बर्निंग ब्रिगेड को दिखता ही नहीं। अब तो ये ऑन कैमरा, मतलब इनको लाज नहीं आती है, ऑन कैमरा ये पकड़े जाते हैं सीधे, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों नहीं कुछ, तो वो मैटर अलग है। ईरान वाला मैटर मानवता वाला है, मतलब जहां मोहम्मदन वोट है वहीं मानवता जिंदा है, जहां हिंदू वोट है, हिंदू नाम है, वहां मानवता के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब के बीच दिल्ली के उत्तम नगर में एक हिंदू बच्चे को, तरुण कुमार को, इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी बिटिया ऊपर से रंग भरे गुब्बारे फेंकती है और बगल में एक मोहम्मदन महिला पर उस रंग के कुछ छींटे पड़ जाते हैं। परिवार उस मोहम्मदन महिला से माफी मांगता है, लेकिन कुछ देर बाद एक भीड़ आती है जिहादियों की, उसमें महिलाएं भी हैं, और वो लोग घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं और तरुण दत्त की इतनी पिटाई करते हैं कि वह इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो हिंदुओं के लिए सोचने का समय है कि वो कहाँ हैं, कैसे खड़े हैं और कब तक बच पाएंगे, क्योंकि लड़ाई तो आपके घर में आ चुकी है। आप शुतुरमुर्ग की तरह सिर छुपा कर रहे हैं, उससे लड़ाई कहीं बंद होने वाली नहीं है और लड़ाई कहीं बाहर नहीं जाने वाली है। अभी के लिए इतना ही। आप व्यालोक वाणी को जितना स्नेह देते हैं प्लीज थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि अभी आपके स्नेह की दुगने तिगुने रफ्तार से जरूरत है। खुद भी बढ़ाइए और लोगों को भी प्लीज इसे कहिए सब्सक्राइब करने को, लाइक शेयर करें, और आप जितना लाइक करते हैं उतना ये बढ़ने की संभावना रहती है। तो प्लीज थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, थोड़ा सा लाइक बढ़ाएं। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय श्री राम।